चले, गुड इवनिंग, जय हिंद। चालू करें शेरशाह सूरी का राजवंश, नया वाला। ठीक, हमने छोड़ा था कहां पे? हुमायूं तक। ठीक, बीच में जो राजवंश पड़ता है शेरशाह सूरी वाला, वो देख लेते हैं आज, है ना। चलिए, ये बंदा जो है, जो आपको सामने दिख रहा है, शेरशाह सूरी, ये एक बेहतरीन आदमी था। भारत में दूसरी बार अफगानियों के राजवंश की स्थापना करने का श्रेय इसी को दिया। आप कोई बता सकते हो कि भारत का पहला अफगानी या पठान राजवंश कौन सा था? कौन सा था? अरे अगर बता रहे हो तो अच्छे से बताओ। लोधी की मोदी? लोधी। ठीक, तो इसकी कहानी शुरू होती ना लोधियों से। लोधी, जब भारत में लोधियों का राजवंश था, तो लोधियों के राजवंश में एक व्यक्ति वहां पे सेवा दिया करता था। उस व्यक्ति का नाम था हसन अली। हसन अली, क्या नाम था? हसन अली। समझना ध्यान से ना, इंपॉर्टेंट है। हसन अली। लेकिन जब बाबर का आक्रमण हुआ तो लोधियों को दिल्ली की गद्दी छोड़नी पड़ गई और वो भाग करके कहां पे शरण लेते हैं? बिहार के आसपास वाले क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं। और बिहार में जाकर के उस एरिया में उन्होंने छोटा सा एक नया राजवंश स्थापित किया और उस राजवंश का नाम था नुमानी राजवंश। नुमानी, नुमानी, नुमानी राजवंश, नुमानी राजवंश। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे राजा हुए, 3-4, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सारे के सारे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक तो ये हसन अली, जो लोधियों के राजवंश में काम किया करता था किसी सेवक के भांति, और जब लोधियों का राज खत्म हो गया तो इसको भी भागना पड़ गया। था तो ये भी अफगानी, तो इसको कहाँ भागना पड़ गया? इसको बिहार, और बिहार के नुमानियों के यहाँ ये क्या बन गया? एक सेवक। तो वहां पे सेवा दिया करता था, जैसे सरकारी कर्मचारी था उस टाइप का मान लीजिए। तो नुमानियों के अधीन ये शासन, सॉरी, नुमानियों के अधीन ये काम किया करता था। ठीक, इसी हसन अली का एक बेटा था जिसका नाम था फरीद। फरीद। ठीक, नुमानी राजवंश में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था बहार खां नुमानी। ठीक, क्या नाम था? बहार खान नुमानी। हसन अली कौन? जो लोधियों में था पहले, वो बाद में नुमानियों में चला गया, और हसन अली का बेटा था, इसका नाम था फरीद। फरीद को उसकी माता जो सौतेली थी, वो उसको बहुत परेशान किया करती थी। ठीक, अब परेशान होने के बाद बेचारा, उसका मन लगता नहीं था। ठीक, तो भाग जाता था घर से। तो जो बहार खान नुमानी था, ये इसकी योग्यता से प्रभावित था, बचपन से बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, बहुत तेज था। ठीक, इसके में एक प्रशासनिक शक्ति, मतलब सोच भी दिखती थी, दूरदृष्टि था। तो बहार खान नुमानी ने इसको अपने पास रख लिया, एक प्रकार से इसको गोद ले लिया था। किसको? फरीद को। ठीक, अब ये व्यक्ति इसका विश्वास पात्र बन जाता है। किसका? जो फरीद है वो बहार खान नुमानी का एकदम करीबी बन जाता है और उसको पर्सनल काम भी दिया करता था। कौन? बहार खान नुमानी। तो बहार खान नुमानी ने एक बार क्या किया, अपनी साली, मतलब अपनी वाइफ की बहन को लाने भेजा। किसको? फरीद को। अब फरीद जब उसको लेकर के आ रहा था तो रास्ते में जंगल पड़ा और जंगल में एक शेर आ गया, इसने हमला कर दिया। ठीक, तो इसकी पत्नी की जो बहन थी उसने देखा कि फरीद उससे लड़ रहा है, ठीक, और उसकी सवारी कर रहा है। अभी सत्य है कि नहीं है इसमें कोई वो, मतलब अब देखी वाली बातें हैं, बाकी इसमें सत्यता है कि नहीं है वो नहीं पता, बताई गई बातें हैं। तो ये बात किसको पता चली? बहार खान नुमानी को, और इससे बहुत प्रभावित हुआ और इसने फरीद को एक उपाधि दे दी। इस उपाधि का नाम था शेर खान। ठीक, तो इसकी उपाधि क्या हो गई? शेर खान। और इसको अपने प्रशासनिक पदों में एक अच्छी जगह पर पोस्ट दिया।
इसके अलावा इसको एक और उपाधि दी इसने, हजरत आला, हजरत ए आला। क्या नाम दिया? हजरत आला। तो बहार खान नुमानी, जो बिहार के नुमानी वंश का एक व्यक्ति था, है ना, या राजा मान सकते हो आप, उसने फरीद को पहले तो शेर खान की उपाधि दी और एक और उपाधि दी, इसका नाम था हजरत आला। तो यहां से फरीद बन गया शेर खान। ठीक, धीरे धीरे इस फरीद का या शेर खान का नुमानी राजवंश से प्रभाव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और ये प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब पूरा जो नुमानी राजवंश था वो किसके कब्जे में आ गया था? फरीद के। और फरीद ने उसके नाम पर एक नया वंश, मतलब उसको खत्म करके एक नया वंश ही स्टार्ट कर दिया अपने नाम से, और उस वंश का नाम था सूर राजवंश। तो यहां से सूर राजवंश का संस्थापक कौन बन गया? फरीद, सूरवंश। ठीक, अब यहीं से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है, सूरवंश। चलिए देखते हैं आगे। ये समझ आया चैप्टर कहानी से कैसे कैसे फरीद, देखो फिर समझा देते हैं। लोदियों से स्टार्ट किया था अपन ने, लोदी राजवंश खत्म किसने किया? बाबर ने। लोदियों के ही एक सेवा पात्र व्यक्ति था, कृपा पात्र व्यक्ति, जिसका नाम था हसन अली। हसन अली का बेटा कौन? फरीद। ठीक, हसन अली लोदियों के खात्मे के बाद किसके राजवंश में चला गया? नुमानियों के। अब ये जो नुमानी राजवंश था, ठीक है, उसमें एक व्यक्ति हुए जिसका नाम क्या था? बहार खां नुमानी। बहार खां नुमानी इस फरीद के जो उसके प्रभाव था या फिर उसकी जो क्षमता थी उससे प्रभावित हो जाता है और इसको अपने राज्य में, अपने सेवा में रख लेता है। और फिर वही कहानी जो बताया अभी, शेर को मारने वाली, तो इससे ये प्रभावित होकर के इसको कौन सी उपाधि देता है? शेर खान की उपाधि देता है, और इसके अलावा हजरत आला की उपाधि देता है। धीरे धीरे इसका प्रभाव साम्राज्य में बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि इसने नुमानी राजवंश का ही नाम बदलकर क्या कर दिया? सूर राजवंश। अब ये सूर राजवंश हो गया, जिसका संस्थापक कौन बना? फरीद। ठीक, इसी कहानी है। यहां तक क्लियर? चलिए अब देखिए आगे। चलिए, शेर शाह सूरी की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी और उसका भारत में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हुमायूं था। हुमायूं भी ऐसा नहीं था कि बहुत कमजोर शासक था, भारत का बादशाह था, एक योग्य पिता का योग्य पुत्र था, लेकिन कुछ कुछ कमियां उसमें थी, और उस कमी का फायदा उठा लिया किसने? शेर शाह सूरी ने। क्या कमियां थी देखना। सबसे पहले 1532 में, 1532 में दोहारिया नामक स्थान पर शेर शाह सूरी का आमना सामना हुआ किसके साथ? हुमायूं के साथ, जहां पे हुमायूं ने इसको लगभग पराजित कर दिया था, लेकिन यहां पे एक संधि हो गई और दोनों अपने अपने क्षेत्र में वापस चले जाते हैं। लेकिन अब यहां पे शेर शाह जो था उसने अगली बार हुमायूं पर अटैक करने का कोई योजना नहीं बनाई। जब दूसरी बार हुमायूं से भिड़ा तो वो डेट था 1539, मतलब दोनों के बीच कितना समय? 7 वर्ष। इन 7 वर्षों में शेर शाह सूरी ने अपनी शक्तियों में इजाफा किया। इसने हड़बड़ी नहीं मचाई या ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे इसकी शक्तियां और कमजोर हो जाए। उल्टे हुमायूं की सबसे बड़ी गलती यह थी कि अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को यह पहचान नहीं पाया और इसने दोबारा उस पर कभी हमला करने की योजना ही नहीं बनाई। और इसी का फायदा किसने उठाया? शेर खान। इसने 7 वर्षों में अपने आप को मजबूत किया और अपने आप को मजबूत करने के बाद ठीक वो समय का वेट करता रहा कि कब हुमायूं को मैं अपने जाल में फंसाऊं, और ये हुमायूं ने उसको दे दिया खुद से मौका। बोलते ना, देखो समय इतना शक्तिशाली होता है, बोलते समय बलवान होता है।
समय इतना शक्तिशाली होता है कि अगर आपके उल्टे समय चल रहे हैं तो आप उससे लड़ नहीं पाओगे। ठीक, तो जब भी आपका उल्टा समय चलता है, जब भी आप हार जाओ, तो डेफिनेटली आपको रुक जाना चाहिए, है ना, और रुक करके वेट करना चाहिए कि कब ये समय पलटे, और उतने समय में आप अपने आप को उस काबिल बनाओ कि जब भी मौका मिले तो उसको आप चूको ना। और यही चीज किया किसने? शेर खान। अपने आप को इसने मजबूत किया। ठीक, और कहां पे फंसा लिया? चौसा। तो चौसा में इसने पूरी ताकत से किसको फंसा लिया? हुमायूं को। लेकिन हुमायूं की किस्मत अच्छी थी, वो बच निकला। लेकिन अगले साल ही, कब? 1540 में कन्नौज में एक आमना सामना हुआ दोनों ही राजाओं का, और यहां पे हुमायूं की पराजय हो जाती है। यहां तक अपन तो पहले जानते हैं। हुमायूं यहां से पराजित होने के बाद वो चला गया भारत के बाहर, और भारत की गद्दी किसके हाथ में आ गई? तो भारत में सूर्य राजवंश की स्थापना कब हुई, और इसका संस्थापक कौन बनेगा? शेर शाह सूरी। तो सूर्य राजवंश की स्थापना हुई 1540 में, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद, बादशाह हुमायूं को भगाने के बाद, और सूर्य राजवंश का संस्थापक बना शेर शाह सूरी। हाँ, क्या चीज? अरे फरीद कौन है? अरे किस दुनिया में खोए हो भाई? जागते रहो, जागते रहो। यहाँ पे चौकीदारी करनी पड़ेगी मेरे को। जागते रहो भैया। फरीद, अरे फरीद ही तो शेर खान है। जैसे गंगाधरी शक्तिमान है, वैसे फरीद ही शेर खान। ठीक, चलिए 1541। 1541 तो क्या और शेर खान से शेर शाह नहीं बन सकता क्या वो? जब उसकी उपाधि शेर खान और हजरत आला दोनों हो सकती है, तो शेर शाह क्यों नहीं हो सकती? बता रहा हूं, गंगाधरी शक्तिमान है। सुनो सुनो सुनो, अभी आएगा, सुनो। अभी किसके बारे में पढ़ रहे हो आप लोग, ये तो पता है कि नहीं? हाँ, ठीक, सुनो, ये चीज समझ आ जाएगा, टेंशन मत। 15, अब ये जो पढ़ रहे हो ना, किसके बारे में है? उसी फरीद के बारे में है, उसी शेर खान के बारे में है, उसी शेर शाह के बारे में, उसी हजरत आला के बारे में है। और कुछ नाम ढूंढ के ला दूंगा तो ठीक। अब 1451 में इसने जब जब गद्दी हासिल करी 40 में, तो इसके बाद ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? ये जो यूपी बिहार के आसपास ना एक जाति थी जिसका नाम था गक्खर। गक्खर जाति, गक्खर। ठीक, एक ट्राइब था, ट्राइबल जनजाति थी गक्खर, बहुत शक्तिशाली। और इससे बहुत परेशान था कौन? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने इनको मारने के लिए, इनको खत्म करने के लिए क्या एक अभियान छेड़ दिया गक्खरों के विरुद्ध। गक्खर इतने शक्तिशाली निकले कि शेर शाह सूरी के छक्के छुड़ा दिए, आखिरी में हरा ही नहीं पाया गक्खरों को। गक्खर एक जाति है ना, जैसे हम लोग के यहाँ ट्राइब बहुत सारे हैं, गोंड, बैगा, कमार, वैसे ही गक्खर जाति थी, बहुत लड़ाका जाति थी, लड़ाकू। तो ये अंत में गक्खरों को हरा ही नहीं पाता, और क्या करता है, बिहार में एक किला बनाता है, रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़, ठीक, का किला। कौन सा किला? रोहतासगढ़ का किला। किससे बचने के लिए बनाया था? गक्खरों से। ये बिहार में है। तो बिहार में इसने रोहतासगढ़ का किला बनाया। कहीं कहीं पे ना आपको यूपी मिलेगा, कहीं कहीं पे बिहार मिलता है, लेकिन एक्चुअल में बिहार में क्रॉस चेक किया था। तो राजा बनने के बाद उसका पहला अभियान गक्खरों के विरुद्ध था। ठीक, चलो एक और चीज ऐड कर लो आप लोग कि 1540 में, 1540 में जब उसने हुमायूं को पराजित किया था, तब उसने शेर शाह की उपाधि ली थी। अब ठीक, इसको लिखिए। जब उसने 1540 में हुमायूं को हराया, तब उसने शेर शाह की उपाधि ली, तब वो बना शेर शाह।
1540 में, 1540। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। पहला अभियान 1541 किसके खिलाफ था? गक्खरों के खिलाफ। इसके बाद इसका दूसरा अभियान था मालवा के शासक के विरुद्ध, मालवा विजय अभियान, मालवा कैंपेन, मालवा। ठीक, मालवा। तो इसने मालवा पे चढ़ाई कर दिया और मालवा को जीता। मालवा मतलब कहां पे? एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? चले आगे बढ़िए। 1543 इसने मध्य प्रदेश में ही एक जगह है रायसेना, रायसेन। ठीक, रायसेन, रायसेन पर इसने क्या कर दिया? हमला कर दिया। और रायसेन के एक राजा थे जिनका नाम था पूरनमल, पूरनमल। ठीक, तो पूरनमल के साथ इसने युद्ध किया और इस युद्ध में इसकी विजय हासिल होती है। इसको रायसेन का युद्ध, रायसेन का युद्ध। ठीक, लेकिन ये युद्ध जो था वो शेरशाह सूरी को शक्ति से नहीं जीता था। इस युद्ध को जीतने के लिए उसने कपट, छल, ढोंग और घूस का सहारा लिया था। मतलब इसने सामने वाली पार्टी के कुछ सैनिकों को अपने ओर मिला लिया और उनकी सहायता से इसने युद्ध को जीता था। चूंकि इसने इस युद्ध को छल कपट से जीता था, इसीलिए इस युद्ध को क्या नाम है, शेरशाह सूरी के माथे का कलंक कहा जाता है। ठीक, शेरशाह सूरी के माथे का कलंक। एक कलंक नाम की पिक्चर भी आई थी क्या? एक मूवी आई थी ना कलंक नाम से। हाँ, तो होनी थी, नाम ही कलंक है। वैसे कलंक मूवी बनाओगे तो फ्लॉप नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से दो चीज याद रखना। रायसेन की जो सेना थी जिसका नेतृत्व करते पूरनमल थे, जो वहां के राजा, ठीक है, उनको घूस, इनको घूस नहीं दिया था, इनके सैनिकों को घूस दिया था, जो प्रमुख प्रमुख सेनापति थे। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो एक मीर जाफर आपको मिलेगा, है ना, जो धोखेबाज निकलते हैं सेना के, वैसे ही टाइप का। इस युद्ध को जीतने के बाद, मतलब इस युद्ध को हारने के बाद, पूरनमल और उसकी जो रानियां थी उन्होंने क्या किया? जौहर। क्या वापस से जौहर बताना पड़ेगा क्या है? वापस से जौहर बताना तो नहीं पड़ेगा क्या है? जौहर। ठीक, तो इस युद्ध के बाद इनकी रानियों ने किया जौहर। आगे देखिए, अगला लड़ाई किया इसने 1544 में, 1544 1544 में उसने हमला किया मेवाड़ पर। ठीक, मेवाड़ मत करो, मारवाड़ कर लो। वही मेवाड़ या मारवाड़ एक ही है वैसे, मारवाड़, मारवाड़। और मारवाड़ के उस समय राजा थे मालदेव। ठीक, बहुत प्रतापी शासक थे मालदेव, अत्यंत शक्तिशाली। 50,000 की सेना थी इनके पास, 50,000 की। लेकिन शेरशाह सूरी के पास लगभग 80 से 90,000 की सेना थी और इतने सैनिकों का सामना मालदेव की सेना नहीं कर पाई। अंततः बहुत, मतलब लगभग युद्ध को ये जीत चुके थे। इनके ना दो सेनापति थे मालदेव के, एक का नाम था जैता और एक का नाम था खुप्पा। जैता और खुप्पा, ये दो सेनापति थे मालदेव के, और इतने टैलेंटेड, इतने खतरनाक कि 80,000 की सेना पर दो सेनापति भारी पड़ गए थे। और आखिर में युद्ध को जीतते जीतते इनकी सेना होती हार, मतलब इनकी हार हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास लगातार क्या आता है? रीइंफोर्समेंट आते रहता है। जैसे आपकी सेना बड़ी है और आगे वाली सेना छोटी है, ठीक, तो आप उतनी ही सेना तो भेजोगे ना जितनी उनके पास है, तो दोनों की सेना लड़ी। ठीक, अब आपके पास सेना ज्यादा है तो आपके सैनिक अगर कम हुए तो और इन्फोर्समेंट भेज दो और सैनिकों को भेज दो, तो वो सामने वाले कब तक लड़ेंगे भाई? एक मानव शरीर का एक लिमिटेशन भी तो होता है, और कब तक वो साथ देगा? तो अंततः इस युद्ध को कौन हार जाता है? मालदेव और इनके दो प्रमुख सेनापति जैता और खुप्पा,
इनको वीर गति की प्राप्ति हो जाती है। तो मेवाड़ कभी भी ये मतलब 4 साल 5 साल रहेगा किसी कब्जे में, ये लोग फिर स्वतंत्र हो जाते थे। ऐसा नहीं कि किसी एक बार में जीतने के बाद हमेशा रहेगा, हमेशा कोई चीज नहीं रहती, ठीक है। एक ही एरिया में कई सारे शासक राज करते हैं, तो अब ये थोड़ी बोलोगे सर बिहार में तो एक टाइम पे अशोक का साम्राज्य था, तो ये लोग कैसे आगे, खत्म हो जाता ना ज्यादा समय तक। अब देखो ये स्वतंत्र तो है नहीं, मेनली दिल्ली में जैसे सत्ता बदलती है, इनकी भी सत्ता बदल जाती है। विद्रोह नहीं होते क्या, राजा के अधीन है कुछ कोई क्षेत्र जिसको उसने जीता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, विद्रोह, और वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे। तो जितने बार मेवाड़ को, जितने बार राजस्थान को जीता गया, वो उतने बार स्वतंत्र हुआ। मैक्सिमम 4 से 5 साल कोई भी राजस्थान वाले एरिया को अपने में कैप्चर नहीं कर पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने भी जीता था, लेकिन वो भी उसको कैप्चर करके नहीं रख पाया। क्यों नहीं रख पाया, क्योंकि इतने विद्रोह होते हैं वहां पे और इतने लड़ाके हैं। लड़ाके क्या हमेशा शांत थोड़ी रहेंगे, जब तक अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर लेते तब तक शांति बैठते, और अंततः वो स्वतंत्र हो जाते थे। स्वतंत्र हुए, फिर दूसरा कोई शासक दिल्ली पे चेंज होगा, फिर वो उसको कैप्चर करने की स्टार्ट करेगा, बार बार ही होगा। ठीक, चलिए, तो मारवाड़ में राजा कौन थे, मालदेव, और उसके जो प्रमुख दो सेनापति थे जैता और खुप्पा, इस दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु। ये जैता और खुप्पा से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट 1545 1545 1545 1545 कालिंजर विजय अभियान। अब बोलोगे कि सर कालिंजर में हुमायूं ने भी तो आक्रमण किया था। स्वतंत्र हो जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि आपने आक्रमण किया था तो परमानेंट आपका ठप्पा लग गया। जैसे भारत भारत में एक कोई राज्य है तो आज भी है और कल भी रहेगा वो। जैसे केरल भारत का हिस्सा है तो आज भी है और कल भी रहेगा। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले सीमाएं चेंज होती थी, राजा चेंज हुआ तुरंत खत्म, किसी का बस नहीं चलता। जब तक राजा शक्तिशाली है तभी तक कोई राजवंश क्या हो सकता है, वहां पे खड़ा हो सकता है। और या उस चीज को, जैसे आप देखोगे ना, काबुल और कंधार कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। पहली बार उसको जीता किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य। स्वतंत्र नहीं हुआ क्या, स्वतंत्र हो गया। उसके बाद अकबर आएगा, अभी आने वाले समय में, कल परसों तक। अकबर क्या करेगा, फिर से किसको जीत लेगा, काबुल और कंधार, मतलब अफगानिस्तान को। उसका बेटा कौन, जहांगीर। जहांगीर के समय विद्रोह हो जाएगा, ले दे के बचा पाता है जहांगीर उसको। फिर जहांगीर का बेटा आएगा शाहजहां, और शाहजहां उसको संभाल नहीं पाता। कंधार में विद्रोह, काबुल में विद्रोह, और शाहजहां फोर्स भेजता है लेकिन वो हार के वापस आती है, और अंततः काबुल या अफगानिस्तान पूरा स्वतंत्र हो जाता है और दोबारा कभी हाथ में ही नहीं आता। तो ये होता है, जैसे सत्ता परिवर्तित हुआ, जैसे राजा चेंज हुआ, वैसे ही कोई जिसको वो कैप्चर किए रहता है ना, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक, चलिए, तो यहां पे कालिंजर में राजा कौन थे, कीरत सिंह। कीरत सिंह, के फॉर कालिंजर, के फॉर कीरत सिंह। आधा हिस्ट्री तो ऐसे निकल जाता है, के फॉर कालिंजर, के फॉर कीरत सिंह। कीरत सिंह, ये कालिंजर कहां पे, मध्य प्रदेश। कालिंजर के, कीरत सिंह के पास एक नर्तकी थी, डांसर। ठीक, अब बूढ़े शेर शाह का दिल आ गया उसमें। कालिंजर में उसने भेजा क्या, पत्र। बोला कि देखो भैया बात ऐसी है, हमारे राजा का दिल आ गया है और आप अपनी नर्तकी को, राज नर्तकी को क्या करो, दिल्ली भेज दो, अब वो हमारी शोभा बढ़ाएगी। कीरत सिंह को लग गया झटका, उसका दिल टूट गया होगा बेचारे का, कीरत सिंह का। उसने कर दिया मना, इसने अपने ईगो में ले लिया, आत्मसम्मान में, कि भाई, और ये भी था भी। अब उसने मना कर दिया कीरत सिंह ने कि नहीं, तो शेर शाह ने दोबारा भेजा, बोला देख लो कल चढ़ जाएंगे आपके ऊपर, तो बोला चढ़ जाओ। अब वो शेर शाह सूरी को ये चीज पता नहीं थी कि वो जिसको लेने आया रहा ना, वो शायद उसको मिले या ना मिले, लेकिन उसकी मौत उसको जरूर बुला रही थी। किसी व्यक्ति के सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और उसकी मृत्यु के पीछे किसी दूसरी महिला का हाथ होता है, और इसके साथ यही हुआ।
हालांकि इतिहास में आपको ना दो चीज मिलेगी, ये कालिंजर विजय अभियान इसलिए किया था क्योंकि कालिंजर का जो किला था उसको जीतना चाहता था, और हिडन फैक्ट ये था कि कालिंजर के किले के आड़ में ये उस नर्तकी को प्राप्त करना चाहता था। तो कालिंजर पर इसने हमला कर दिया, और कालिंजर का जो किला था वो था बढ़िया मजबूत। कालिंजर पर उसने तोप चलाया, बम का गोला उड़ा, ठीक, जीता। दूसरी बार बम चलाया तो उसके ऊपर वापस पलट के आ गया, और भागे तब तक फट गया था। तो जैसे बम फटा वैसे शेरशाह सूरी भी फटा, और इसके बाद इसकी हो गई मृत्यु। तो यही कालिंजर के अभियान में इसकी हो जाती है मृत्यु। किसकी? शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी की हो गई मृत्यु कालिंजर विजय अभियान के समय, और अंततः गोला फटने से इसकी मृत्यु। इसके मृत्यु के बाद थोड़ा सा लड़खड़ाएगा सूर साम्राज्य, लेकिन इसका बेटा इस्लाम शाह बहुत योग्य रहता है अपने पिता की भांति, और ये अपने इस नए राज्य को संभालने में सफल हो जाता है। ठीक, शेरशाह सूरी एक ऐसा राजा था जिसने अपने जीते जी अपनी कब्र खुदवा ली थी। मतलब अपने जीते जी ही अपना टॉम्ब, अपना मकबरा बनवा लिया था। कहां पे है? बिहार के सासाराम में। सासाराम देख लो भैया, सा को आ मत कर देना तो आसाराम हो जाएगा, तो आसाराम नहीं लिखना, सासाराम। तो सासाराम यह है बिहार में, जहां पे इसने अपना यहीं का था ना, बिहारी तो था ये, बिहारी लोग होते ही उत्पाती है, अपना मकबरा खुद ही बना लिया। उसको विश्वास नहीं था कोई दूसरा इसका मकबरा अच्छे से बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा, इससे पहले इसने क्या कर दिया, अपना मकबरा बनवा लिया। क्योंकि इस्लाम में ये परंपरा है ना कि आप मरने के बाद भी वहां का सुख भोग सकते हो। भाई ऊपर जाओगे ईश्वर के पास, लेकिन कब? जब कायनात आएगी। अब कायनात तो अभी आई नहीं है, तो कायनात तो आई नहीं भैया, तब तक क्या करना पड़ेगा आपको? कब्र में सोना पड़ेगा। तो कब्र में ऐसे ही नहीं सोना, इनको बड़ा सा महल बनवाएंगे। ताजमहल क्या है? क्या है? कब्र है ना, टॉम्ब है, वो मकबरा है। आसाराम, सॉरी, सासाराम में किसका मकबरा? शेरशाह सूरी का, जैसे शुरू में जो दिखाया था ना। ये सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा। अब किस एंगल से आप बोलोगे कि मकबरा है? इतना सुंदर है, इतना तो घर नहीं होता आजकल के लोगों को, है कि नहीं? तो अपनी मृत्यु का इंतजाम इसने खुद कर लिया था भैया। वो गायब हो गया। अरे चलो ठीक है, कोई दिक्कत, ये लिख लेते ना, सारा चीज छूटा तो नहीं था। ठीक, आगे देखते हैं शेरशाह सूरी का प्रशासन। प्रशासन में बहुत बेहतरीन काम किया था इसने। शेरशाह सूरी का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि बहुत ज्यादा है इसके बारे में पढ़ने का, लेकिन फिलहाल मैं उतना डीप में अभी नहीं बताने वाला आप लोग को। मेन मुख्य मुख्य चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे शेरशाह सूरी ने अपने पूरे राज्य को सरकार कहा। सरकार, आप देखते हो ना, सरकार कहते हैं अभी, सरकार मतलब अभी तो गवर्नमेंट बोलते हो आप, लेकिन सरकार शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी? यहीं से हुई थी। और सरकार का मतलब क्या था? साम्राज्य। तो जैसे आप पढ़ते हो अशोक का साम्राज्य, तो वैसे शेरशाह सूरी की सरकार, सरकार का मतलब साम्राज्य। अपने पूरे राज्य को इसने क्या कहा? सरकार कहा। और अपने सरकार को इसने 66 परगनों में बांटा। परगना मतलब एक प्रकार का स्टेट मान सकते हो आप, सब स्टेट, स्टेट का सब स्टेट, राज्य मान सकते हो इसको। 66 परगनों में बांटा। इसका जो एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर था, भू राजस्व अधिकारी बोल सकते हैं आप उसको, टोडरमल। टोडरमल, कुछ लोग अगर पढ़े होंगे टोडरमल के बारे में तो आपको पता होगा कि ये अकबर के दरबार का एक नवरत्न था। लेकिन ये चीज बहुत कम लोगों को पता होती है कि टोडरमल पहले सूर राजवंश में रह चुका है, और वो शेरशाह सूरी का
मुख्य राजस्व अधिकारी था। ठीक है, चीफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, या भू राजस्व लिख लेना, भू राजस्व अधिकारी। ठीक, और इसी ने भूमि को पैमाइश पैमाइश नहीं बोलना चाहिए, मतलब जमीन से जो क्या बोलना चाहिए, रेवेन्यू प्राप्त होती है ना, उसके लिए एक नई टेक्निक इजाद किया था, नई पॉलिसी इजाद किया था, जिसको बोलते हैं जमाबंदी। जमाबंदी, इसी का नाम है जब्ती। इंग्लिश में भी आप यही लिखोगे ना, जमाबंदी या जब्ती सिस्टम। जमाबंदी या जब्ती सिस्टम, टोडरमल ने इसकी स्थापना करी थी। जो टोडरमल था, इसने जमाबंदी या जब्ती सिस्टम को ये लेकर के आया था, जितनी फसल आप एक किसान पैदा, जितनी उसकी जमीन होगी, जितना बड़ा उसका जमीन होगा, उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाएगा। कुछ इस प्रकार का था। हालांकि इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कब, जब अकबर के समय आएगा ना, उस पर पढ़ेंगे। अभी छोड़ दो, केवल याद रखो जब्ती या जमाबंदी जो सिस्टम था उसको कौन लेकर के आया था, टोडरमल। टोडरमल किसका राजस्व अधिकारी था, शेरशाह सूरी का। बाद में वो अकबर के दरबार में चला जाएगा। ठीक, तो पहली चीज ये, शेरशाह सूरी ने एक नया सिस्टम इजाद किया। उस सिस्टम को बोलते हैं कबूलियत सिस्टम। कबूलियत, इसी का नाम है पट्टा सिस्टम। ठीक, पट्टा सिस्टम, एक नई सिस्टम इजाद किया उसने, कबूलियत, कबूलनामा या पट्टा सिस्टम। अब एक था क्या, कबूलनामा, या उसको हिंदी में बोलते हैं ऋण पुस्तिका, इंग्लिश में लोन बुक। ऋण पुस्तिका, पहले समझ लो फिर लिख लेना, ऋण पुस्तिका, ऋण पुस्तिका, या इसको बोलते हैं कबूलनामा। कबूलनामा, इसमें हर एक किसान को एक पुस्तिका दी गई, एक बुक दिया गया। उस पुस्तिका में उस किसान के बारे में हर एक चीज मेंशन किया जाएगा, जैसे उसके पास कितनी जमीन है, उस जमीन में कौन सी फर्टाइल है, कौन सी जमीन फर्टाइल नहीं है, इसके अलावा कौन सी जमीन में सिंचाई की सुविधा है और किस में नहीं है, पिछले कई सालों तक उसने कितना कितना रेवेन्यू जमा किया है, कितना कितना टैक्स जमा किया है, कितना उसका प्रोडक्शन हुआ है, कौन कौन सी फसल वो लेता है, इस सारा चिट्ठा किसमें होता था। इससे क्या होता था, एक अधिकारियों को एक किसान या उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होता था। बार बार चेंज करो ऐसा कुछ, बस एक बार आप देख लिया कि हाँ ये किसान ये करता है, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इसकी मतलब कीमत क्या है, इसमें क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करने में आसानी होती थी। तो एक नया चीज इजाद किया इसने, कबूलियत या पट्टा सिस्टम। ठीक, याद रहेगा। चलिए, इसके समय पे एक अधिकारी होता था, इसका नाम था कानूनगो। कानूनगो, कानूनगो के नाम से एक अधिकारी होता था। इसका काम क्या था, तो इसका काम था भूमि को नापना। भूमि को नापने के लिए ठीक, जो लैंड होती थी उसका मेजरमेंट करता था। भूमि को नापने के लिए कानूनगो के नाम से एक अधिकारी होता था। ये कानूनगो एक प्रकार का पटवारी था आज के डेट का। ठीक, पटवारी लोग भी क्या करते, और उससे काम करवाने के लिए आप उसको क्या देते हो, घूस देते हो। अभी तो घूस, अभी जो पैसा देते हो पटवारी को तो अनऑफिशियल है, लेकिन पहले ऑफिशियल था। कानूनगो को किसानों से उनकी जमीन को नापने के लिए पैसा लेने का अधिकार था, और उस टैक्स को कहा जाता था जरीबाना टैक्स। जरीबाना, जरीबाना कर या जरीबाना टैक्स, जरीबाना टैक्स। ठीक, किसान को अपनी भूमि को कानूनगो से नपवाने के लिए
कानूनगो को एक टैक्स देना पड़ता था, उस टैक्स का नाम था जरीबाना टैक्स। जरीबाना टैक्स, क्या नाम था? जरीबाना टैक्स। ठीक है, जरीबाना टैक्स। फिर कुछ कुछ इसके रेवेन्यू के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने अपने समय में 3 प्रकार के सिक्के चलाए। एक सिक्के का नाम था अशरफी, अशरफी जो अभी भी चलता है। कहां पे? वो ईरान इराक पे जाओगे अशरफी चलता है उधर, यहां तो नहीं चलता। अशरफी, अशरफी सिक्का बना था किससे? सोने से, गोल्ड, गोल्ड कॉइन था। ठीक, तो एक सिक्का कौन सा? अशरफी, जो सोने का होता था। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रुपया। रुपया चांदी, सिल्वर से बनता था। ठीक है, चांदी से रुपया, अशरफी गोल्ड से। और तीसरा बनता था दाम, ये होता था तांबे का सिक्का, कॉपर। ठीक, तो चांदी से बनने वाला रुपया, तांबे से बनने वाला दाम, और सोने से बनने वाला अशरफी। क्या? अशरफी। जहां पे 1 रुपए की कीमत या फिर दाम और रुपये का जो रेशियो था वो कितना था? 1:64। मतलब दाम, एक दाम 64 दाम, 64 दाम इक्वल टू 1 रुपीज। 1 रुपया बराबर 64 दाम। जहां पे आज के डेट में आप क्या देखोगे? 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो आप पैसे के रूप में इसको देख सकते हैं 64 पैसा। ठीक, एक आना बराबर, एक आना, हाँ 8 पैसा, हाँ 8 पैसा, 8 पैसा। और अब पहले आने में टूटता था ना, ये इसी से आया था, आने से। ठीक, अभी भी देखो दाम चलता है, मतलब चलता नहीं है फिर भी आप बोलते हो कि नहीं कितने दाम है भैया बताओ, नहीं बोलते? रुपया भी बोलते हैं, कितना रुपया हो, कितना पैसा हुआ, सब ये पुराने चल रहे हैं अभी तक है। जैसे आप बांग्लादेश जाओगे या बंगाल जाओगे तो टका, कई टका दे, तो 2 टका, तो 2 टका 3 टका वहां अभी भी चलता है। पैसा, रुपया को टका ही बोलते हैं वहां पे, 1 टोका 2 टोका। तो यहाँ पे ठीक, एक अशरफी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा रुपया, और तीसरा दाम। शेरशाह सूरी के समय पे पुलिस प्रशासन इतनी अच्छी थी, बोलते हैं पूरे मध्यकाल में सबसे बेस्ट पुलिस सिस्टम किसके पास था? शेरशाह सूरी के पास। इसके राज्य के लिए एक युक्ति, एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के राज्य में अगर कोई महिला रात में, आधी रात को सोने का घड़ा, सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा भी लेकर अगर जाए ना, तो वो सुरक्षित रह पाएगी, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आज ना घड़ा बचेगा, बात ही छोड़ दो फिर। ठीक, समय बदल जाता है, सब एक समान नहीं होता, समय समय की बात है। समय बलवान होता है कि नहीं होता? समय तो अपने आप को सारा चीज ठीक हो जाता है। कभी कभी लगता है हमारी तैयारी नहीं हुई है, और जब लगता है तैयारी नहीं हुई तो समय दो अपने आप को। चलता है ना, हाँ वो चलता है, ऋण पुस्तिका भी चल रहा है, उसमें सब डिटेल होता है। जिसका खेत होगा उसको मालूम होगा डेफिनेटली ऋण पुस्तिका क्या होता है। वो तो बिना ऋण पुस्तिका के आप किसान ही नहीं कहलाओगे। हाँ, खेत वालों का ऋण पुस्तिका होता है। ये सब यहीं से शुरू करोगे। हाँ, जमीन का पट्टा, पट्टा, पट्टा सिस्टम बोलते हैं उसको। हालांकि पट्टा देखो, अब पट्टा की परिभाषा आज के टाइम में बदल चुकी है। पट्टा वो चीज है जो सरकार आपको निश्चित समय के लिए देगी, या रहने के लिए या जमीन में खेती करने के लिए, वो पट्टा होता है। लेकिन पहले पट्टा सब चीजें के समान होता है। ठीक है, तो यहाँ तक। हाँ। 2 लोग का हैप्पी बर्थडे, हाँ वो तो खैर वो प्रशासनिक बातें हैं, हम लोग नॉर्मली बातें कर रहे हैं। प्रशासन में जाओगे तो गांव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वन ग्राम और दूसरा एक राजस्व ग्राम।
जिले भी दो प्रकार के, सामान्य प्रशासन का जिला अलग, पुलिस प्रशासन का जिला अलग, एक और होता है शिक्षा जिला, वो अलग चीज है भाई, उसको रहने दो, हम लोग सामान्य बातें करते हैं ना। और जहाँ पे आप जब जाएंगे अपन डिटेल में, तो अपन डिटेल में घुस जाएंगे। जब आप पंचायती राज पढ़ोगे तो पंचायती राज में सब पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, तो ये पुलिस प्रशासन के लिए जो युक्ति इसके लिए यूज होती है वो भी आप लोग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये हो गया पूरा का पूरा शेरशाह सूरी। इससे इतना ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शेरशाह सूरी का बेटा कौन था? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह, इस्लाम शाह की मृत्यु, अच्छा एक चीज तो बच गया, सॉरी, शेरशाह सूरी ने एक सड़क बनवाई थी, उस सड़क का नाम था सड़क ए आजम। सड़क ए आजम, जैसे मुगले आजम होता है, मुगलों का आजम मतलब मुगलों का बादशाह, वैसे सड़क ए आजम सड़कों का बादशाह। आज के टाइम पे ना ये रोड जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, जीटी, ग्रैंड ट्रंक रोड। जीटी रोड कहां से कहां तक है? बांग्लादेश में काबुल, सॉरी, बांग्लादेश में चटगांव नाम सुना होगा आपने, चटगांव, बांग्लादेश के चटगांव से लेकर के ये जाता है काबुल तक, जाता था, अब तो टूट गया है। तो बांग्लादेश से चटगांव तक ये जाता था, अरे सॉरी, बांग्लादेश के चटगांव से काबुल तक, तो चटगांव टू काबुल, चटगांव टू काबुल, सड़क आजम। अभी क्या नाम है इसका? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। इस रोड को पहली बार यूज किया गया था कब? प्राचीन भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। उस समय इसको बोलते थे उत्तरापथ, मतलब उत्तर की ओर जाने वाला पथ। आपका पूर्व में बंगाल और उत्तर में क्या? अफगानिस्तान, वहीं पे था ना उत्तरापथ की राजधानी, वहीं पाकिस्तान में, पेशावर नहीं भैया, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ जगह का, खैर वो, तो वहां तक जाता था वो रोड, और इसलिए उसको उत्तरापथ कहते थे। बाद में इसका यूज कम हो गया तो ये टूट फूट गया था, तो अंततः इसको वापस से किसने रिनोवेशन कराया इसका? शेरशाह सूरी ने। एक ऑकलैंड करके भारत का एक गवर्नर जनरल आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसने फिर से इस रोड को मरम्मत कराया। बनाने वाला समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। पहली बार मरम्मत किसने कराई? शेरशाह सूरी ने। और दूसरी बार, ठीक है, ऑकलैंड नामक एक गवर्नर जनरल भारत में आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा कि जीटी रोड को किसने बनवाया था, जो पहले सड़क आजम के नाम से जाना जाता था? तो शेरशाह सूरी ने। ये जनरली क्वेश्चन आता है, ठीक, ज्यादा डीप में नहीं जाएगा कि पहली बार कौन बनाया था, ऐसा वैसा। ठीक है, चलिए, इस्लाम शाह इसका बेटा हुआ, लेकिन इस्लाम शाह भी ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया, और इसकी मृत्यु कब हुई? 1553 में। और इसके बाद एक और व्यक्ति आया, इसका नाम था आदिल शाह, आदिल शाह सूर। इसको याद रख लीजिए, आदिल शाह सूर को। आदिल शाह सूर सूर डायनेस्टी का आखिरी व्यक्ति था। आदिल शाह सूर सूर राजवंश का आखिरी व्यक्ति था, लास्ट शासक, आखिरी व्यक्ति। और इसका ही एक सेनापति हुआ जिसका नाम था हेमू। हेमू या आदिल शाह सूर की सेना का मुकाबला किसके साथ हुआ? तो बैरम खान और अकबर की सेना के साथ, और इस युद्ध को बोलते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत सेकंड। ठीक, 1556। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे अपन पढ़ने वाले हैं। हेमू वर्सेस अकबर मान लीजिए, ठीक, हेमू वर्सेस अकबर, पानीपत की दूसरी लड़ाई। और इस युद्ध के साथ ही सूर राजवंश की समाप्ति हो गई, और वापस से भारत में मुगलों का राज्य स्थापित हो गया, और उसका दूसरी बार संस्थापक कौन बनेगा? अकबर। लेकिन अकबर उस समय 13 साल का था। इसमें मेन रोल निभाया किसने? बैरम खान। तो बैरम खान इज लाइक अ कटप्पा फॉर मुगल, तो कटप्पा मामा था उसके लिए।
और लिटरली मैं बता रहा हूँ, वो इतना जबरदस्त आदमी था कि आप उसकी क्षमता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाओगे। आप 3 लोग, मुगल काल में 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिसकी आप कितनी भी बुराई कर लो लेकिन आप उसकी योग्यता को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पहला बाबर, दूसरा यही व्यक्ति हुमायूं नहीं भैया, जीवन भर लड़खड़ाया मर गया, क्या मतलब। शेरशाह सूरी कहाँ मुगल था? हुमायूं से पहले बाबर, पहला बाबर व्यक्ति, दूसरा बैरम खान और तीसरा अकबर। इसके बाद कोई व्यक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकता। आप होते हो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं कर पाया। ये 3 लोग हैं जिससे आप सबसे ज्यादा सीख सकते हो। बाबर से कभी हार ना मानना, बैरम खान किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटना, आखिरी तक इंसान लड़ा है, आखिरी तक। कल इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक। और इसके मन में कपट नहीं था, सबसे बड़ी बात। बैरम खान चाहता तो अकबर को मार सकता था, 13 साल का बच्चा तो था, गोद में तो उठा के लेके आया था पंजाब से, उसको कालानौर में उसको राजा बना करके, बहुत कुछ था उसके पास करने को, लेकिन नहीं। बाद में अकबर के साथ लड़ाई भी हो गई उसकी, लेकिन फिर भी अकबर के विरुद्ध उसने ऐसा कुछ काम नहीं किया षड्यंत्रकारी। वो चला गया सब चीज छोड़ के, और अंततः उसकी हत्या कर दी गई। खैर ये सब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कल की। तो ये आदिल शाह सूर खत्म, यहीं से अकबर की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो कल देखेंगे इसके बारे में, अकबर, ठीक।